नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और आज हम लोग जियोग्राफी के एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि सीरीज लगातार चली आ रही है। इसमें आज नदी, जो भी प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं, उस दिन तो और नदी के बारे में किए हैं 2 लेक्चर पहले, बट फिर भी इसमें और नदियों के बारे में जानेंगे। साथ में उनके किनारे बसे शहरों को भी याद करते चलेंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं और पूरे जियोग्राफी में अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका नदी ही होता है। नदी आपके अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नदी से संबंधित रहती हैं। और नदी के बाद अगर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है तो वो है पहाड़ या पर्वत, उसको आगे देखेंगे। तो आज ये 40 क्वेश्चंस रहने वाला है, ठीक है। जो कि अगर किसी को लग रहा था कि कंटेंट थोड़ा सा इजी है तो इसमें आपको थोड़े बहुत टफ क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे या फिर कथन व निष्कर्ष वाले क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अब इससे पहले बताना चाहूँगा कि जो भी प्रयोगशाला परिचालक का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोर्स अवेलेबल है, तो वो परचेस करके अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ में ये वाला जो पोर्शन है वो बाकी अदर एग्जाम में भी काम आएंगे। मतलब इंडियन जियोग्राफी लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर कोई किसी और को टारगेट रखा हुआ है कि आगे आने वाले वैकेंसीज में अगर मैं भरूंगा या फिर तैयारी करूंगा, तो अभी से करते चलिए और सेशन को शेयर कर देना, ताकि और जो भी स्टूडेंट होंगे आपके पहचान के तो उन तक इनको पहुंचा देना, ताकि वो भी इसका लाभ उठाते रहें लगातार। साथ में आरक्षक के भी जो पोस्ट आई हुई है पुलिस विभाग में, उनका भी कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है। तो उसके लिए भी आपको सामान्य ज्ञान पढ़ना होगा, तो ये भी पढ़ते हुए चलिए आप, साथ में इस सेशन को देखते हुए चलिए। और अगर आप पूरी तरीके से अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। उसमें सभी सब्जेक्ट के आपको डिटेलिंग में तैयारी कराई जाएगी। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो पता ही होना चाहिए कि एस्चुरी होता क्या है। जन जाहिर तौर पर जो नदियां होती है वो अपने मुहाने से, अपने उद्गम से निकलती है और मुहाने तक पहुंचती है। और मुहाना कहाँ बनाती है? तो कुछ नदियां दूसरे बड़ी नदियों में जाकर मिल जाती हैं, वो उनका मुहाना हो जाता है। और जो बड़ी नदियां होती है वो समुद्र में जाकर मिलती है, वो उनका मुहाना होता है। तो अब हमारे भारत की स्थिति के अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल 3 महासागर पड़ते हैं, सागर पड़ते हैं। इस ओर अरब सागर पड़ता है और इधर पड़ता है बंगाल की खाड़ी। और इन्हीं दोनों में ही ज्यादातर नदियां अपना मुहाना बनाती है। और इनमें भी जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं वो सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। पिछले लेक्चर में भी मैंने भी बताया था, ठीक है। ये सारी डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा होता क्या है? तो डेल्टा होता है कि नदी अपने साथ मलबों को या फिर मिट्टियों को, रेत के कणों को, पत्थरों को बहाते हुए लाती है और यहाँ पर किनारों पर उसको छोड़ते जाती है। और उनका प्रवाह इतना कम होता है कि वो एक साथ एक ही जिस रूप में वो बहते हुए आती हैं उसी रूप में बहते हुए वो समुद्र में नहीं मिल पाती है, और धाराओं में वो छोटी छोटी धाराओं में इस तरीके से बढ़ जाती है और इस धाराओं के साथ वो समुद्र में विलय हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका डेल्टा होता है। लेकिन जो एस्चुरी होती है, जो कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां बनाती है, ये एस्चुरी क्या होती है कि इधर प्रवाह का वेग अधिक होने के कारण जो नदियां होती हैं केवल एक ही धारा के रूप में जाकर समुद्र से मिल जाती है, तो वो कहलाता है आपका एस्चुरी। एस्चुरी में जो नदी है वो धाराओं में नहीं बढ़ती है, जबकि डेल्टा में वो धाराओं में बढ़ जाती है। तो इतना याद रखना। और जो भी अरब सागर में मिलने वाली नदियां होंगी वो सभी की सभी एस्चुरी बनाएंगी, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां होंगी वो सभी की सभी डेल्टा का निर्माण करती है। तो यहाँ पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो एस्चुरी पहले आपको पता होना चाहिए। एस्चुरी के बारे में तो मैंने बता दिया, अरब सागर में गिरने वाली एस्चुरी का निर्माण करेगी। तो जो अरब सागर में नहीं गिर रही वो नहीं बनाएंगी। तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है तो ये तो बनाएगी। ताप्ती नदी भी अरब सागर में गिरती है तो ये भी एस्चुरी का निर्माण करेगी। ये मांडवी नहीं है, ये मांडवी नदी है। तो मांडवी नदी भी अरब सागर में जाकर मिल जाती है तो ये भी एस्चुरी का निर्माण करती है। बचा महानदी।
तो महानदी बंगाल की खाड़ी में जाकर विसर्जित होती है या फिर मुहाना बनाती है, तो ये आपके डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसलिए एस्चुरी नहीं बनाती है कौन सी नदी, तो महानदी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कथन दिए गए हैं दो, जिसमें पहले में बोला गया कि पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। पश्चिमी घाट की नदियां, तो अभी मैंने बताया था ये हमारे भारत का, प्रायद्वीपीय भारत का ये हिस्सा है जिसमें एक और बंगाल की खाड़ी है और दूसरी ओर अरब सागर है। अगर मैं इसको बी से रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये बंगाल की खाड़ी और ए से अरब सागर। अब इन्हीं दोनों में जाकर नदियां मिलती है, अभी मैंने बताया। तो जो इस ओर है, ये वाले जो रीजन में है, जो ये वाला जो तट रेखा होता है, इनको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट, क्योंकि ये पश्चिम की ओर है। और ये वाला जो एरिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी घाट, क्योंकि ये पूर्व की ओर है। तो पश्चिमी घाट कौन से सागर से लगेगा, अरब सागर से, और पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी से। अब पहला कथन बोला गया कि पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तो ये सही है, क्योंकि अभी मैंने बताया जितने भी अरब सागर में जाकर मिलेंगी वो सभी किसका निर्माण करेगी, एस्चुरी का। तो यहाँ पर जो भी नदियां आकर मिल रही हैं वो एस्चुरी का निर्माण कर रही है, तो पश्चिमी घाट की नदियां एस्चुरी बनाएंगी, डेल्टा का नहीं। तो ये पहला सही हो गया। दूसरा देखते हैं हम लोग, कथन में पूछा गया, बोला गया है कि वे छोटे मार्ग गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो ये किसके में बारे में बात कर रहा है, पहले वाले की। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कथन ना आकर ये कारण होना चाहिए, ठीक है, कारण होना चाहिए। तो वे, क्योंकि वे छोटे मार्ग गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती आती है। तो अधिकतर की यहाँ जो नदियां होती है वो पहाड़ों को चीरते हुए या पहाड़ों के दरमियान बहते हुए आगे बढ़ती है, तो वो चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती आती है। तो ये भी आपका सही था, ठीक है। तो पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, साथ में चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होते आती है। तो ये दोनों का दोनों सही था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी में से होकर बहती है। तो भ्रंश घाटी क्या होता है ये जानना होगा, पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, इसमें डिटेलिंग में और बता देता हूँ। तो भ्रंश घाटी, उसी को इंग्लिश में रिफ्ट वैली बोलते हैं, रिफ्ट घाटी, वैली मतलब घाटी। तो रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी क्या होती है, तो मान के चलो कि ये दो पहाड़ी इलाके हैं, इन दोनों के बीच से जो नदी गुजरती है या इन पहाड़ों के बीच से जो रास्ते हो या इनको काटते हुए जो नदी बहती है, उसी को बोला जाता है कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां। तो भ्रंश का मतलब टूटा हुआ समझो, ठीक है। तो ये दो पहाड़ थे, ये दो पहाड़ों के बीच में जो छोटे मोटे एरिया थे, उन्हीं से ये नदी अपने रास्ते का, मार्ग का निर्माण करते हुए आगे बढ़ने लगती है, और इसी वजह से इनको भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कहा जाता है, ठीक है। तो इनसे बहकर कौन सी नदी बहती है, तो जो भ्रंश घाटी पहली बनता किस ओर है ये समझ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी नदी बहेगी। तो भ्रंश घाटी अधिकतर आप देखेंगे हमारे जियोग्राफिकल स्थिति के अनुसार इंडिया के, तो जितनी भी भ्रंश घाटी होती है वो सारे आपके पश्चिम की ओर बनती है, ठीक है। और पश्चिम की ओर जो नदियां बहती है वही इनमें बहेंगी। तो उनमें विशेष क्या है जो बहती है, तो वो है नर्मदा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र ये तो बाहर से बहते हुए आती है, नेपाल से, तिब्बत से निकलती है और उधर से बहते हुए अरुणाचल प्रदेश के थ्रू भारत में एंट्री करती है, तो ये तो भ्रंश घाटी में नहीं बहती। गंगा, गंगा मैदानी इलाकों में बहती है। कावेरी, कावेरी प्रायद्वीपीय पठार की इलाकों में, इधर मैदानी इलाकों में बहती है। तो भ्रंश घाटी में आपकी नर्मदा बहती है। और भ्रंश घाटी क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच के एरिया से जो नदी बहती है या फिर जो एरिया बना होता है। फिर अगला देखते हैं, कथन और कारण, ये भी कारण होगा, इसको याद रखना। इसमें बोला कि प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है और नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। तो ये सही है। अभी हम लोगों ने देखा भ्रंश घाटी में बहती हुई नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर मिलती है। और इसके ही सिमिलर, नर्मदा के ही सिमिलर एक और नदी है ताप्ती नदी, ये भी भ्रंश घाटी में बहती है, दो पहाड़ों के बीच से होते हुए बहती है, ठीक है। और ये भी अरब सागर में जाकर गिरती है, तो ये तो सही था। इसके अलावा जो भी बाकी प्रायद्वीप की भारत की नदियां है, जो प्रमुख नदियां है, छोटी मोटी नदियों के बारे में नहीं बोला इसने, प्रमुख नदी जैसे कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, पेन्नार, ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, तो ये तो सही है। फिर लिखा है अगला कि नर्मदा और ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, तो ये भी सही था। विभ्रंश घाटी से होकर आपके नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। अब यहाँ पर कथन में और कारण में अगर पूछा जाता, कथन और कारण के अकॉर्डिंग, तो कथन कारण को मैच कर रही है नहीं, वैसे तो दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। लेकिन ये कथन और कारण के तौर पर अगर ऑप्शन मिलता आपको कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है या नहीं करता है,
तो आर ए की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि सभी भ्रंश घाटी से बहने वाली जो नदियां हैं वो आपके प्रायद्वीपीय अरब सागर में नहीं गिरती है। जैसे कि मांडवी नदी, अब ये मांडवी नदी अरब सागर में मिलती है, लेकिन ये क्या भ्रंश घाटी में बहती है? नहीं बहती है। तो इस वजह से, ठीक है। वैसे यहाँ पर केवल सही पूछना था, तो सही के अकॉर्डिंग दोनों के दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नर्मदा घाटी उदाहरण है। तो नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? तो अभी देखे हम लोगों ने कि नर्मदा नदी बहती कहाँ है। तो नर्मदा नदी बहती है भ्रंश घाटी में। तो वो जिस घाटी का निर्माण करेगी उसी के नाम पर पड़ जाता है। तो ये बहती कहाँ है? भ्रंश घाटी में। तो इसका नाम भी क्या होगा, किसका उदाहरण हो जाएगा? ये भ्रंश घाटी का उदाहरण हो जाएगा, या फिर रिफ्ट वैली का उदाहरण हो जाएगा। सभी के उद्गम के बारे में पिछले लेक्चर में मैंने बता रखा है कि नर्मदा नदी जो है आपके अमरकंटक के पठार से निकलती है। सेम एक और नदी वहीं से निकलती है, सोन नदी, और ये दोनों विपरीत दिशाओं में बहते हैं, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने इसका लेंथ भी बताया था कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। इसमें क्या पूछा है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है। ऐसा क्यों है? तो इसके 3 तर्क दिए गए, यहाँ पर 3 कारण। तो वो 3 कारण क्या है इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला बोला गया कि यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में विस्तृत है। तो ये तो सही है, क्योंकि रिफ्ट वैली में बहती है, तो पहाड़ों के बीच से बहते हुए आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो उसका एक कारण क्या है? सबसे विशेष कारण तो यही है कि ये रिफ्ट वैली से बहते हुए चलती है, ठीक। लेकिन बाकी नदियां रिफ्ट वैली में नहीं बह पाती है, तो इसी वजह से ये क्या है, पश्चिम की ओर ना आकर पूर्व की ओर सामान्य नदियों के समान बहती चली जाती है। दूसरा बोल रहे तर्क कि यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच तो बहती है, लेकिन केवल यही कारण ही नहीं है कि वो पश्चिम की ओर बहे, ठीक है। तो ये मैच नहीं करता। फिर तीसरा बोला है कि भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। तो भूमि का ढलान अगर मध्य भारत से पश्चिम की ओर होता, तो जो बाकी और प्रमुख नदियां होती हैं, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इनका भी जो ढाल होना था वो पश्चिम की ओर होना था, उनके बहाव का एरिया भी पश्चिम होना था। लेकिन ये सारी की सारी जो नदियां वो पूर्व की ओर बहती है। अगर हम मैप में देखें तो ये सभी निकलती हैं पश्चिम की ओर से, लेकिन बहते हुए इधर पूर्व की ओर आती है। तो इसका एकमात्र कारण बच जाता है रिफ्ट वैली, जिसके कारण नर्मदा इस सकरी पहाड़ों के बीच से बहते हुए पश्चिम की ओर बहने लग जाती है, ठीक है। तो एकमात्र कारण क्या है? रिफ्ट वैली में इसका बहाव। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है, या किन के बीच में बहती है, ऐसा पूछा जाए तो ये रहता है आपका सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में ही बहती है। ये विंध्याचल श्रेणी रहता है और इसके नीचे सतपुड़ा की श्रेणी रहती है। इनके बीच में ये रिफ्ट वैली से होते हुए आगे बढ़ते जाती है, और इसके जस्ट नीचे ताप्ती नदी बहते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी है? तो गोदावरी नदी। ये गोदावरी नदी निकलती है पश्चिम से, और ये आगे बढ़ते जाती है इधर पूर्व की ओर, और ये गिर जाती है किसमें, या फिर विसर्जित हो जाती है, या फिर मुहाना बनाती है तो बंगाल की खाड़ी में। तो ये तो नहीं होगा। ताप्ती नदी। ताप्ती नदी आपकी अरब सागर में जाकर गिर जाती है, तो ताप्ती नदी ये सही आंसर होगा। फिर कृष्णा और महानदी, ये दोनों भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाते हैं। अब मुझे बताइएगा, गोदावरी नदी के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, तो इसका उद्गम स्थल कौन सा है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है, मतलब क्या? ये दक्षिण में जाकर दक्षिण की ओर बहने वाली पवित्र नदी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, पवित्र नदी के बारे में। तो हम लोग गंगा को विशेषकर किस नाम से जानते हैं, या किस रूप में जानते हैं? कि गंगा नदी हमारे भारत की सबसे पवित्र नदी है। भारत की ही न कहकर पूरे विश्व की सबसे प्रसिद्ध पवित्र नदियों में गिना जाता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे भारत की दक्षिण साइड में गंगा के समान और कौन सी पवित्र नदी, उसे ही हम दक्षिण की गंगा कहेंगे, तो वो है कावेरी नदी। यहाँ पर कृष्णा, महानदी और नर्मदा भी दिया है, बट कावेरी नदी आपकी आंसर होगी, जो कि दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है। कारण क्या है? पवित्रता, केवल और केवल पवित्रता। जैसे हम लोग गंगा को माता मानते हैं और उनको पवित्र मानते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर जो कावेरी नदी है वो भी पवित्र है। यहाँ पर शायद एक क्वेश्चन छूट गया है, यहाँ क्वेश्चन दिख नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। फिर 11 देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? तो
देख लो, कावेरी और तुंगभद्रा, गोदावरी और कृष्णा, महानदी और सोन, नर्मदा और ताप्ती। तो यहाँ पर गोदावरी और कृष्णा को 2020 में, ये कब का टाइमिंग बता रहा हूँ, 2020 के टाइमिंग के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 19-20 के दौरान यहाँ पर गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना। हो सकता है आगे भी चल के पूछ दे, यहाँ किया गया था इसीलिए डाला गया मैंने, क्योंकि ये पूछा गया है कि गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का या किन दो नदियों को जोड़ने का प्रयास किया गया, तो गोदावरी और कृष्णा। जाए इसको जोड़ने का प्रयास क्यों किया गया, जोड़ा क्यों गया, क्योंकि गोदावरी और कृष्णा के बीच की जो एरिया है वहां पर पर्याप्त रूप से सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करा सके, बस इसी कारण से इन नदियों के बीच में लिंक किया जा रहा है और इनको जोड़ा जा रहा है, ताकि इनके पानियों को बीच वाले इलाके में, मैदानी इलाके में फैलाया जा सके और उनके वहां के रहने वाले किसानों को उसका लाभ पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 12, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि या फिर रेविनेस के लिए विख्यात है? तो इसको आप लोग याद रखना, बीहड़ है। जनरल टर्म्स में हम लोग इसको बोलते हैं, गहरे गड्ढों का निर्माण करती है उसको हम लोग बोल देते हैं बीहड़। तो ऐसा कौन सा नदी है जो बीहड़ों से होकर गुजरती है, बीहड़ों का निर्माण करती है? तो उसमें आता है हमारा चंबल नदी, जो कि एमपी से निकलती है। ये एमपी में बहती है और ये चंबल नदी है वो जो गहरे गड्ढों का भी निर्माण करती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि बीहड़ों का निर्माण करती है या फिर बीहड़ों में बहती है। तो चंबल नदी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है? तो महानदी तो गिरती है, कृष्णा भी गिरती है, गोदावरी भी गिरती है। ताप्ती नदी आपके अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, फिर देखते हैं, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य में है? तो कृष्णा नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य में है? तो कृष्णा नदी जल विवाद है जहां से ये बहेगी, बहती कहाँ से? तो ये महाराष्ट्र से निकलती है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बहती है। तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में विवाद का मुख्य कारण बना हुआ है। साथ में इनके साथ और पूछे तो आप महाराष्ट्र को भी ले सकते हैं। तो ये तीनों को याद रखना, कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के बीच में है। इससे पहले हम लोग पिछले लेक्चर में कावेरी नदी जल विवाद के बारे में पढ़े थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो इनका बहाव क्षेत्र कौन कौन से राज्य ये देखेंगे। तो कावेरी नदी, और कावेरी नदी निकलती कहाँ से, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा। ठीक है, तो आप लोग को एक टास्क है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है, ये आप लोग को बताना है। ठीक, अब कावेरी नदी जब यहाँ से निकलती है तो कर्नाटक से निकलती है, थोड़ा सा, ये नहीं, ये कर्नाटक से निकलती है और थोड़ा सा केरल से होती है, ये तमिलनाडु में बहती है। ठीक है, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, क्लियर। कभी कभी केरल को ऐसे ऑप्शन के पैटर्न में केरल को हटाकर कर्नाटक और तमिलनाडु बस दिया जाए तो भी सही है, क्योंकि बहती तो तीनों राज्यों में है। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों से कावेरी नदी बहते हुए जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से भिन्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो दक्षिण भारत की नदियां किस प्रकार के अपवाह तंत्र का निर्माण करती है? अपवाह तंत्र होता क्या है? ड्रेनेज सिस्टम इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक बड़ी नदी होती है, मुख्य नदी, जो अपने साथ में आसपास की छोटी नदियों का जल लेकर, छोटी या मध्यम नदियों का जल लेकर साथ में आगे बढ़ते हुए जाती है और समुद्र में जाकर मिल जाती है। तो इस दौरान जितनी भी नदियां इनसे आकर जुड़ने लगती हैं, ये सभी नदियां इसके अपवाह तंत्र में हिस्सा बन जाती है और इसी पूरे सिस्टम को हम लोग ड्रेनेज सिस्टम या फिर अपवाह तंत्र के रूप में जानते हैं। अब हमारे भारत में जो ड्रेनेज सिस्टम होता है या अपवाह तंत्र होता है वो विशेषकर किस प्रकार का होता है? तो वृक्षनुमा होता है। जैसे कि वृक्ष की जड़ें जैसे फैले रहती है ना, देखो, या फिर वृक्ष की टहनियां आपस में शाखाएं निकली रहती इधर उधर, उसी प्रकार से बाकी नदियां इस मेन नदी में आकर मिलती जाती हैं, देख सकते हैं ये बाकी सभी। तो इसी को बोलते हैं वृक्षनुमा आकृति, और ये अपवाह तंत्र क्या होती है? वृक्षनुमा। ये तो सिमिलर आपके उत्तर भारत में भी देखने को मिलेगा और सेम टू सेम आपके दक्षिण भारत में भी देखने को मिलेगा। तो किसी भी प्रकार की पूछे, उत्तर भारत पूछे, दक्षिण भारत पूछे, हमारे भारत में नदियों का जो अपवाह तंत्र है वो वृक्षनुमा ही होता है। तो वृक्षनुमा आपका आंसर होगा। अपवाह तंत्र आई होप आप लोगों को याद हुआ होगा, समझ में आया होगा क्या होता है। फिर देखते हैं भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो पहला आपको पता होना चाहिए, तो हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा। और गंगा नदी सबसे लंबी है, तो इसका अपवाह तंत्र भी बहुत बड़ा होगा। और बेसिन मतलब वही है, अपवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाला जितना भी क्षेत्र है वो बेसिन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, जैसे ये नदी है, इसमें दूर दूर से बाकी छोटी बड़ी नदियां आकर मिलते चली जा रही है, तो इसका पूरा जो एरिया होगा ये पूरा आपका क्या कहलाता है? बेसिन कहलाता है।
तो जो गंगा नदी का बेसिन है वो सबसे बड़ा है पूरे भारत में। और दूसरे नंबर में क्या होगा, तो दूसरे नंबर में जो है वो गोदावरी बेसिन है। दूसरे नंबर में क्या है, वो गोदावरी बेसिन। जैसे ये भारत की स्थिति है, तो यहाँ से जब नर्मदा नदी इधर बहती है इस ओर, तो ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर भारत को दो भागों में बांट देती है। तो इधर का जो नदी है वो गंगा नदी अपवाह तंत्र में आ जाता है, और इधर आने वाली जो है, इस ओर बहने वाली जो है, गोदावरी नदी में आती है। और ऊपर और नीचे जब देखेंगे टोटल भारत की स्थिति में, तो गंगा तो पहले नंबर में आती है, लेकिन दूसरे नंबर में आपकी गोदावरी आती है, जिसका अफवाह तंत्र या बेसिन सबसे बड़ा है गंगा के बाद में। गोदावरी बेसिन दूसरा बड़ा नदी बेसिन आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 18, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम क्या होगा? तो कौन सा क्रम बोल रहा है? अवरोही क्रम। अवरोही मतलब क्या, आपको बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में जमाना है। आरोही बोलता तो क्या, बढ़ते हुए क्रम में जमाते। ठीक है, पिछले लेक्चर में भी मैंने क्लियर कराया था। अव छोटा मात्रा है मतलब घटते क्रम में जाना है, आप बड़ा मात्रा है मतलब बढ़ते क्रम में जाना है। तो अवरोही बोला है, तो घटते क्रम का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ा पहले आएगा, फिर उसके बाद और सबसे आखिरी में छोटा। यही होगा क्या, आपका अवरोही क्रम, घटते क्रम में। तो घटते क्रम में मतलब जो सबसे लंबी नदी है, तो सबसे लंबी नदी यहाँ पर क्या, गोदावरी ही है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, तो 1465 है। उसके बाद महानदी की लंबाई कितनी होती है, 858। कहीं कहीं पर आपको 890 भी देखने को मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 858 है। नर्मदा नदी की बारे में बात किया जाए तो इसका 13-12 है। और ताप्ती नदी का बात करें तो 724 किलोमीटर है। तो इसके अकॉर्डिंग जब है तो गोदावरी सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर नर्मदा आएगा, गोदावरी के बाद नर्मदा, फिर महानदी आएगा, फिर ताप्ती आएगा। तो ऑप्शन नंबर भी आपका सही है। तो ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर मैंने कुल 4 के लेंथ के बारे में आपको बताया है। पिछले लेक्चर में भी 4-5 नदियों के लेंथ के बारे में बताया, उनको आपको नोट करना है और एक जगह याद रखना संग्रहित करके। क्वेश्चन नंबर 19, जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह है। जो नदी शेष अन्य से भिन्न है मतलब 4 ये ऑप्शन दिए, चारों में कौन सा बाकी 3 से अलग है बताना है। तो एक नर्मदा हो गया, सिंधु हो गया, ताप्ती हो गया, महानदी हो गया। अब इसमें अगर देखें तो हमेशा मैंने बोला था इस प्रकार के क्वेश्चनों को उसके मुहाने से याद रखना, या फिर उनका मुहाना देखना, या फिर उद्गम देखना। तो उद्गम देखेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, ये उत्तर भारत की है। ये भी प्रायद्वीपीय मतलब मध्य भारत में आ जाते हैं दोनों। ये प्रायद्वीप की नदी आ जाती है। ठीक है, तो इसमें तो है नहीं ऐसा कुछ। अब लेकिन ये मिलती कब है, कुछ अरब सागर में मिलती है, कुछ बंगाल की खाड़ी में। तो ये कहाँ मिल रही है, ये अरब सागर में मिल रही है। ये भी अरब सागर में मिल रही है। भारत में बहते हुए पाकिस्तान जाती, पाकिस्तान से अरब सागर। या फिर दिशा बोलो तो इसका भी पश्चिम की ओर है, इसका भी पश्चिम की ओर है, ताप्ती नदी का भी पश्चिम की ओर है। बचा क्या, महानदी, महानदी का पूर्व की ओर है। तो इन तीनों में भिन्न, इन चारों में भिन्न कौन सा है, महानदी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, महानदी। क्वेश्चन नंबर 20, और जिन लोगों को मैंने क्वेश्चंस पूछा था कि उड़ीसा का शोक किसको कहा जाता है, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा आंसर किया। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कमेंट किया था। ठीक है, कि महानदी को ही उड़ीसा का शोक के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इसका आंसर किया। इससे 2 चीज़ें होती है, मैंने बताया था, खुद का मनोबल बढ़ता है कि हाँ हम लोगों ने सही आंसर दिया है। अगर आपको नहीं भी पता है तो आपने उसके पीछे एफर्ट लगाया है और उसका फिर आंसर ढूंढा है, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहने वाली चीज़ है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको आंसर पता हो या ना हो, आप सर्च करके बताइए, या पहले से आपको याद है तो बताएं, लेकिन उसका एक फायदा आपको होने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार आज भी मैंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसके कमेंट जरूर कीजिएगा। व्यू तो ठीक ठाक जाते हैं, बट उसमें नंबर ऑफ कमेंट्स कम होते हैं, क्योंकि शायद आप लोग हिचकिचाते होंगे कि कमेंट करें या ना करें, तो आपको कमेंट तो करना ही है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोला है केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। तो केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी नहीं है, ठीक है, या एक भी नहीं है, ऐसा इसको बोला जा रहा है। तो ये तो गलत है कि केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। वो तो बहुत सारी नदियां जो पूर्व की ओर भी जाती है, जैसे कि पेन्नार को ही ले लो, वो केरल से निकलते हुए तमिलनाडु बहते हुए आंध्र प्रदेश, शायद तमिलनाडु से बहते हुए निकल जाती है। फिर मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। तो मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है, तो ये तो गलत कथन है। ठीक है, कैसे गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो आपकी नर्मदा नदी बहती है वो किधर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। तो ये तो गलत हो गया। तो ये आपके दोनों आंसर गलत हो जाएंगे। ठीक है, दोनों कथन सही गलत हो जाएंगे, ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि केरल में भी है जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, और मध्य प्रदेश में भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है।
तो क्या आप ढूंढ बताना है आपको, जो सही नहीं है उसके बारे में बताना है। तो महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, तो ये तो सही है। गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है, ये भी सही है। कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, तो ये गलत है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पूछा है, तो आंध्र प्रदेश में नहीं होता, ये तो मालूम चल गया होगा। कहाँ से होता है ये कमेंट करके बताना है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है। फिर ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है, ये सही है। ठीक है, तो बचा क्या, यही वाला। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सही नहीं है वही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित नदी कौन कौन सी, वंशधारा, इंद्रावती, प्रवाहिता और पेन्नार। इन नदियों के बारे में बोल रहा है कि आपको बताना है। तो उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो गोदावरी की सहायक नदी में आपको याद रखना है, जो हमारे छत्तीसगढ़ से होते हुए जाती है, सबसे पहले कौन सी, इंद्रावती। तो ये दो तो होगी ही होगी। ठीक है, प्रवाहिता, प्रवाहिता भी गोदावरी की सहायक नदी है, जो कि महाराष्ट्र में बहती है। तो इंद्रावती और प्रवाहिता है। इसके अलावा पेनगंगा, वेनगंगा, मंजीरा, ये सभी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, जो भी बोला मैंने लिख लेना, वेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा, इंद्रावती, प्रवाहिता, ये सारे के सारे आपकी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। बचा क्या, पेन्नार। तो पेन्नार तो नीचे केरल साइड, कर्नाटक साइड से निकलता है। ठीक है, फिर वंशधारा, वंशधारा यहाँ नहीं बहती है, वंशधारा आपके उत्तर साइड में बहती है। दो और तीन, केवल दो और तीन जो है गोदावरी की सहायक नदियां है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। तो कौन सी नदी डेल्टा बनाएगी। तो डेल्टा बनाने का मतलब क्या है, मैंने बताया था, जो कि छोटी छोटी नालियों में बहकर समुद्र में जाकर मिल जाती है। और अधिकतर ऐसा कौन से क्षेत्र में होता है, तो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में होता है। तो जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा वो अपना डेल्टा बनाएगा। ठीक है, तो अब डेल्टा बनाएगा, वो भी कहाँ पूछा गया है, तो उड़ीसा में पूछा गया है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। तो गोदावरी तो आंध्र प्रदेश तक जाती है, महानदी जो है वो उड़ीसा में अपना बनाती है। नर्मदा और ताप्ती तो एस्चुरी का निर्माण करती है, और वो भी कहाँ, पश्चिम दिशा की अरब सागर में मिलने वाली है। तो महानदी इसका सही आंसर होगा, जो क्योंकि कटक में अपना डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 24, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तो तेल नदी किसकी सहायक नदी है, तेल नदी आपके महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। तेल नदी निकलती कहाँ से है, तो तेल नदी गरियाबंद क्षेत्र से निकलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, लेह अवस्थित है। लेह अवस्थित है मतलब लेह कहाँ स्थित है। लेह अब झेलम नदी के बाएं तट पर, दाएं तट पर, या फिर बाएं तट पर, सिंधु के दाएं तट पर, या फिर बाएं तट पर। तो जो लेह अवस्थित है, आप स्थिति देखेंगे हमारे इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग, ऐसे अगर इंडिया के मैप हम लोग की दृष्टिकोण पड़े, तो लेह इस ओर स्थित है, लेह इस ओर स्थित है। और यहाँ से एक नदी बहते हुए आती है, जिसका नाम है सिंधु, मानसरोवर झील के समीप उसका उद्गम स्थल है, जहां से ये निकलते हुए आती है। और ये हमारे जम्मू कश्मीर रीजन से बहती थी, जो कि अब दो भागों में बढ़ चुकी है, जम्मू कश्मीर अलग, लद्दाख अलग। तो इसी के किनारे दाएं तट पर लेह नामक स्थान स्थित है। ठीक है, तो दाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर क्या है, लेह है। लेह, सिंधु के दाएं तट पर क्या है, लेह। जैसे कि राइट एंड लेफ्ट होता है, राइट मतलब क्या, दाया, लेकिन यहाँ उपस्थित कौन सा है, एल वाला। तो लेफ्ट, एल एल साइड नहीं है, ये याद रख सकते हैं, एल एल साइड नहीं है। एल मतलब क्या, लेफ्ट साइड में लेह नहीं है, तो किधर होगा, राइट साइड। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। फिर क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। गंगा नदी के किनारे कौन सा स्थित नहीं है। तो बाकी कुछ कौन कौन से हैं होंगे, ये याद रखना। तो फतेहपुर, ये फतेहपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। भागलपुर, ये भी गंगा नदी के किनारे स्थित है, बिहार में। फिर कानपुर, ये भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। बचा क्या, उत्तरकाशी। तो ये उत्तरकाशी गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, क्योंकि गंगा जो है मैदानी इलाकों में उतरती है देवप्रयाग के बाद से। ठीक है, और उत्तरकाशी उससे पहले पड़ता है, उससे पहले पड़ता है। और ये आपके शायद उससे पहले जो अलकनंदा क्षेत्र है, उधर ये पड़ता है उत्तरकाशी। ठीक है, तो उसके किनारे बसा होता है। तो आपके फतेहपुर, भागलपुर और कानपुर, ये तीन जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नहीं है, तो उत्तरकाशी नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, अयोध्या किस नदी के तट पर
स्थित है? तो अयोध्या है सरयू नदी के तट पर, सरयू नदी के तट पर अयोध्या शहर बसा हुआ है या फिर अयोध्या बसा हुआ है। तो शहर सरयू, सरयू आपको याद होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो देखते गोरखपुर, गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे स्थित है, सही है। सही नहीं बताना है तो ये तो सही है। लुधियाना रावी नदी के तट पर है, ये गलत है। लुधियाना आपके सतलज नदी के तट पर स्थित है, लुधियाना सतलज नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर नर्मदा पर है, ये भी सही है। सूरत ताप्ती पर है, ये भी सही है। तो ये याद रखना, लुधियाना सतलज, लुधियाना सतलज। लेह का क्या याद किया? सिंधु। फिर क्वेश्चन नंबर 29, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अभी हम लोग ऊपर में देख के आए कि भागलपुर भी बसा था, कानपुर भी बसा था, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर वाराणसी, पटना, कानपुर और इलाहाबाद, ये चारों के ही चारों आपके गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो ऊपर 3 नाम और ये 4 नाम, ये सभी याद होना चाहिए कि गंगा नदी के किनारे बसा शहर है। लेकिन इन सभी में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर है आपका कानपुर। जो कानपुर है वो सबसे बड़ा शहर है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो जितने न न न वाले आते हैं ना, अधिकतर केस में न न न से जो शुरुआत होते हैं वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यहीं पर आपको दिख जाएंगे कौन कौन से न है। एक तो नासिक हो गया कि यहीं के पास से इसका उद्गम होता है, तो नासिक। फिर नवसारी, ये भी बसा हुआ है। फिर बचा क्या? चौथा ऑप्शन नहीं दिया गया, ठीक है। तो औरंगाबाद जो है, ये औरंगाबाद आपके गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो है कौन सा स्पेशल, कौन सा याद रखना है आपको? नासिक के बारे में याद रखना है कि नासिक गोदावरी के तट पर स्थित है। नवसारी भी, तो इसको नागो से याद कर लेना, नागो। जैसे नाग होता है, नाग से नागो याद रखना, ना से। नवसारी, नासिक, ये दोनों स्थित है। और गोदावरी, गो से गोदावरी, तो स्पेशल नासिक को याद रखना है। औरंगाबाद स्थित नहीं है और यही पूछा गया था, तो कौन सा स्थित नहीं है? औरंगाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है ये देखना है। कोटा, चंबल, तो कोटा जो है चंबल नदी के किनारे स्थित है, सही है, राजस्थान में। फिर भुवनेश्वर महानदी, गलत। महानदी उड़ीसा जरूर जाती है लेकिन ये भुवनेश्वर नहीं जाती, ठीक है। तो भुवनेश्वर नहीं बसा है। बाकी देख लो, जबलपुर नर्मदा, ये सही है। सूरत में ताप्ती, ये भी सही, ऊपर देखे थे। तो भुवनेश्वर किसी भी नदी के किनारे ऐसे स्पेशली बसा हुआ तो नहीं है, और विशेषकर महानदी के किनारे तो नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। तो कौन सा जोड़ा गलत है? भुवनेश्वर महानदी। फिर क्वेश्चन नंबर 32, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो ये सारे शहर आपको याद होने चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर वेटेज अच्छा खासा हो जियोग्राफी का तो ये क्वेश्चंस आते हैं। तो कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो ये है आपका तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली जो है वो कावेरी नदी के तट पर तमिलनाडु में स्थित है, क्योंकि कावेरी नदी तमिलनाडु जाती है और वहां तिरुचिरापल्ली पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो हैदराबाद है, ये इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद के बारे में याद रखना, ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो कावेरी नदी के तट पर स्थित है तिरुचिरापल्ली, और हैदराबाद के किनारे मूसी नदी, या मूसी नदी के किनारे हैदराबाद। फिर इसमें सुमेलित करना है एक ओर से दूसरी ओर को। तो इसमें कटक, कटक में मुहाना कौन बनाता है? महानदी। तो ए का तो 3 आएगा, ए का 3 आएगा। फिर लुधियाना, अभी मैंने बताया था सतलज के किनारे बसा होता है ये, तो बी का 4। फिर नासिक, नासिक से अभी याद किया था नागो से, सी का 1। गोदावरी। फिर उज्जैन का शिप्रा जहां पर महाकालेश्वर है, तो डी का 2। तो 3 4 1 2 किस में आ रहा है? 3 4 1 2, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको याद होने चाहिए सभी के। अब ये तो उद्गम के बारे में या कौन सा सुमेलित है ऐसा देख लेते, कहीं पर किसी का उद्गम है, कहीं पर कोई मुहाना बना रहे। कभी कभी केवल और केवल उद्गम से रिलेटेड भी पूछा जाता है कि 4 नदियां दी हैं, इधर 4 ऑप्शन है, बताइए कि इनका उद्गम किस, कौन से नदी का कहाँ से उद्गम हुआ है, कहाँ पर किसका मुहाना बना है। ये तो मिक्स था, कभी कभी सिंपल बस पूछेगा ना, तो उसको भी याद रखना। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देख लो आमने सामने कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अहमदाबाद जो है वो साबरमती के किनारे बसा है, तो ये सही है। लखनऊ जो है वो गोमती के किनारे बसा हुआ है, तो ये भी सही है। उज्जैन जो है शिप्रा के किनारे बसा हुआ है, ये भी सही है। अभी देखे थे भुवनेश्वर, भुवनेश्वर है उड़ीसा में, नर्मदा की तरफ बहती पश्चिम की ओर, तो ये जस्ट अपोजिट है, तो ये नहीं आएगा। तो आपका सही आंसर बट यही होगा क्योंकि आपको गलत पूछा था। तो भुवनेश्वर नर्मदा ये सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35,
विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा शहर, तो विजयवाड़ा जो है वो पड़ता है आपके आंध्रा में और वो बसा हुआ है कृष्णा नदी के किनारे। तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी के, ये कैसे याद हो जाएगा? इतने सारे में कुछ कुछ का तो ट्रिक मैं बता सकता हूँ आपको। तो इसको एक पुस्तक है, बुक है, श्री कृष्ण विजय करके, ठीक है, श्री कृष्ण विजय। तो श्री कृष्ण विजय से याद रख लेंगे कि श्री कृष्ण विजय में कृष्ण आ रहे तो कृष्णा नदी और विजय से विजयवाड़ा, ठीक है। बुक किसका है क्या है इस पर ना जाकर बस इतना याद रखना, श्री कृष्ण विजय, ये आपको याद है तो कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा स्थित है, ये याद रह जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इधर नगर और इधर समीपवर्ती नदी दिया है, ठीक है। तो इसमें देख लो, सबसे पहले जो आपको याद हो उसको मारना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में। तो जगदलपुर जो होता है वो इंद्र नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बी का तो 1 होने वाला है, बी का 1 होने वाला है, ये पता चल गया, ठीक है। अभी पढ़े थे जो उज्जैन है वो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो डी का 3 होने वाला है, ये भी क्लियर हो गया। फिर जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे है, ये भी क्लियर हो गया। तो बचा क्या? बैतूल और ताप्ती। तो ए का क्या आएगा? 4। अगर ये नहीं भी पता होता तो बाकी के माध्यम से आप आंसर निकाल सकते थे। तो एलिमिनेशन मेथड को भी अपनाते हुए चलना है, जो पहले पता है उसको पहले मैच कर लो, फिर बचा वो उसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें से मिला लेना, बैतूल का आएगा आपका ताप्ती नदी चौथा, अब 4 दोनों में था। जगदलपुर का नर्मदा था, जगदलपुर का सॉरी इंद्रावती था, तो बी का 1 आ जाएगा। जबलपुर का नर्मदा था, तो इसी का आपका 2 आ गया, तो यहीं से क्लियर हो गया, डी का 3 छिपरा। क्वेश्चन नंबर 37। इसमें एक तरफ प्रसिद्ध स्थान और दूसरी तरफ नदी के बारे में पूछा गया है या बताया गया। अब इसमें युग्मों को क्या बोला कि सही युग्म सही सुमेलित है कौन से, इसके बारे में बताना है। तो देखो, पहले मैंने बोला कि जो पता है उसको देख लेते। तो तिरुचिरापल्ली अभी मैंने बताया था, ये किसके किनारे है? कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में। हम्पी जो है वो तुंगभद्रा नदी पर। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में आपको पढ़ना पड़ता है कि कर्नाटक का जो हम्पी है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये याद रहता है जनरली, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है जब आप वोडेयार वंश, मैसूर, कर्नाटक इनके बारे में पढ़ते हैं। तो हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे है, तिरुचिरापल्ली कावेरी के, और बचा क्या? पंढरपुर, तो ये सामने वाला ही होगा, ठीक है। तो सामने वाला भी सही है, पंढरपुर आपके चंद्रभागा। तो ये तीनों के तीनों ही सही है, ठीक है। तो पंढरपुर का क्या होगा? चंद्रभागा याद रखना है, इसको भीमा बोलते हैं। तिरुचिरापल्ली कावेरी के किनारे और हम्पी तुंगभद्रा, तो तीनों के तीनों ही सही है। तो 1, 2 और 3 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो जैसे आगरा के बारे में है, तो आगरा, आगरा में क्या है आपका? ताजमहल, और ताजमहल के जस्ट पीछे साइड लोकेटेड है यमुना नदी। तो यमुना नदी जो है, तो यमुना नदी जो है उसके किनारे कौन सा बसा हुआ है? आपका आगरा शहर। तो कौन सा नहीं है? तो ये तो बसा हुआ है किसी न किसी नदी के किनारे। भागलपुर, ये भी आपके गंगा नदी के किनारे है, भागलपुर भी गंगा नदी के किनारे है। फिर बचा क्या? भोपाल और कानपुर। तो कानपुर जो है अभी मैंने बताया था, कानपुर वो सबसे बड़ा शहर है या सिटी है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ यमुना लिख लेना अगर नहीं पता हो किसी को तो, ठीक है। यहाँ भी लिख लेना गंगा, और यहाँ भी लिख लेना गंगा। बचा क्या? भोपाल। तो भोपाल ऐसा सिटी है जो किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो क्या आएगा आपका? भोपाल सही आंसर होगा, ठीक है। तो किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है, कौन सा है? भोपाल है। फिर क्वेश्चन नंबर 39। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, राजधानी। तो गंगा नदी पर कौन सी राजधानी स्थित है प्रांतीय? तो इस पर स्थित है, देखो कलकत्ता से भी जाती है, बट कलकत्ता में हम लोग उसका नाम हुबली पढ़ते हैं या हुगली पढ़ते हैं, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। लखनऊ जाती है लेकिन ये प्रांतीय राजधानी नहीं है। भुवनेश्वर तो जाती ही नहीं है। बचा गया पटना। तो पटना जो है वो प्रांतीय राजधानी, ऐसी प्रांतीय राजधानी है जो गंगा नदी पर स्थित है, ठीक है। कई लोग को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कलकत्ता से भी तो गंगा नदी गुजरती है, बट 2 धाराओं में वो बट जाती है, ठीक है। एक धारा सीधा बांग्लादेश की ओर निकल जाती है, दूसरा कलकत्ता से होकर जाती है, तो इस चीज का ध्यान रखना। इसलिए पटना आपका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? तो कौन सा नहीं बचा है? तो कानपुर तो वो शहर है जो सबसे बड़ा सिटी है जो गंगा के तट पर बसा हुआ है, ये मैंने बताया। दूसरा अभी पटना के बारे में बताया। बरौनी भी आपके गंगा नदी के तट पर बसा है, दिल्ली नहीं बसा है। तो दिल्ली में क्या है? दिल्ली में है यमुना, यमुना है। तो दिल्ली आपके यमुना के तट पर बसा हुआ है। तो बचा
आपका क्वेश्चन क्या पूछा था, यही पूछा था कि गंगा के तट पर कौन नहीं है, तो बाकी 3 है तो चौथा ही आपका आंसर हो सकता है। अगर नहीं भी पता हो तो ऐसे निकाल सकते हो आप। तो ये 40 क्वेश्चन रहे जिसमें हम लोग नदियों के से संबंधित और उनके किनारे बसे शहरों के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और जो मेथड मैंने बताया एलिमिनेशन मेथड, उसका आप लोग उपयोग करके कहीं ना कहीं जो आंसर नहीं पता है उसका आंसर निकाल सकते हो। तो सूची मिलान करने वाले, सही सुमेलित करने वाले, इन सभी में इसको आप लोग प्रैक्टिस में लाइएगा, ठीक है। इसमें जो भी डाउट रहा हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगले लेक्चर में उसको कवर कर लेंगे। वैसे अभी तक तो कोशिश रहा है कि आप लोगों को डाउट ना रहे, बट फिर भी अगर रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइएगा। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, धन्यवाद।